चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा कर लिया था और आज की क्लास जो होगी वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। नया चैप्टर क्या है, उसका नाम है सर्कुलर मेजर। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो है वो मैं सर्कल्स, सेक्टर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, उससे पहले थोड़ी सी ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री जो आपको याद होनी चाहिए। क्या ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री आपको याद होनी चाहिए? सबसे पहले मैंने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए। सही है, ये तो सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन बेसिक। सही है, साइन रूल और कोसाइन रूल नहीं याद तो वैसे अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके जो है वो ओ लेवल मैथ वाली वीडियोस देखें जिसमें कोसाइन रूल और साइन रूल एक्सप्लेन हुआ है। अभी मैं ब्रीफली जो है वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ और फिर क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा। ओके, सो कोसाइन रूल पहले सीख लेते हैं। कोसाइन रूल हमने ओ लेवल मैथ में पढ़ा है कि दो सिचुएशंस में जनरली लगाया जाता है। या तो आपके पास दो साइड्स और इसके बीच वाला एंगल हो, दो साइड्स और इंक्लूसिव एंगल हो तो आप कोसाइन रूल लगाते हैं। या फिर आपके पास जो है वो तीन साइड्स हों तो आप कोसाइन रूल लगाते हैं। सही है, कोसाइन रूल इन दो केसेस में लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी केस हो तो उस केस में साइन रूल लगता है जिसमें आप एंगल और वो उसके साइड एंगल, साइड दो साइड्स हो और उसके बीच वाला एंगल तुम्हें पता हो और तुम क्या ढूंढ रहे होगे, फिर तुम तीसरी साइड ढूंढ रहे होगे। सही है, तीसरी साइड ढूंढने के लिए हम कोसाइन रूल लगाएंगे। वो किस तरह अरेंज होता है, अब आपने डिफरेंट सीखा हो तो कोई मसला नहीं है। सही है, उसको लिखने का एक तरीका ही है। सही है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ सी। फिर अगर जो है वो तीन साइड्स हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंगल को ढूंढना होता है। सही है, वैसे तो आप यही वाला फार्मूला यूज़ करें, इसको एंगल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मैं जनरली जब ओ लेवल मैथ पढ़ाता था तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लिख के इस तरह कर देता था ताकि एरर ना हो। इसमें एरर जनरली आप लोगों के कैलकुलेटर चलाने में हो रहा होता है। सही है, तो ये कोसाइन रूल का डिफरेंट फॉर्मेट है, आप देख लें मैंने रीअरेंज किया हुआ है चीज़ों को। मैंने कॉस ऑफ सी को सब्जेक्ट बना दिया। सही है, जहाँ मैं एंगल सी ढूंढ रहा हूँ, बाकी तीन साइड्स मुझे पता है ये ऑपरेट किस तरह कर रहे होते हैं कि अगर आप इन तीन कॉर्नर्स को ए बी सी कहते हैं तो कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, कैपिटल बी के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल बी होती है और कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी होती है। सही है, तो अगर आप एंगल सी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस साइड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाकी दो को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टू ए बी हो जाएगा। सही है, कॉस इनवर्स करोगे आंसर आ जाएगा। सही, जिन केसेस में साइन कोसाइन रूल नहीं लगता उन केसेस में साइन रूल लग जाता है। यार ये क्यों हो रहा है? अच्छा, इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या हुआ, बोलो बोलो, मुझसे पूछ लिया करो, मेरे को टेंशन की बात थोड़ी है। दोनों चीजें हो सकती है ना, लाइक ये मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, मैंने ये दो तुम्हें साइड्स बता दी, ये राइट एंगल बन गया, सॉरी। एक मिनट जरा कनेक्ट कर दो।
दो साइड्स मैंने तुम्हें बताई 3 और 5, और मैंने ये एंगल बता दिया तुम्हें 30, और मैंने कहा तुम्हें ये ढूंढो। तो फिर तुम लगाओगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ 30। सही है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, मैंने तुम्हें कहा कि ये एंगल नहीं पता, ये 3 है 5 है, ये लेट्स से 6 है, और मैंने अब तुम्हें कहा कि अब तुम जो है वो ये वाला एंगल ढूंढ के बताओ थीटा। सही है। तो भी तुम कोसाइन रूल ही लगाओगे। ऊपर वाला लगाने की जगह नीचे वाला रीअरेंज्ड है, मैं उसको लिखूंगा cos थीटा इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, जो सामने एंगल के सामने वाली साइड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और 2 इंटू 3 इंटू 5। सही है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। या तो 3 साइड्स होंगी तो तुम एंगल ढूंढ रहे होगे, या 2 साइड्स और बीच वाला एंगल है तो तुम तीसरी साइड ढूंढ रहे होगे। सही है। ये 2 केसेस होते हैं जिनमें कोसाइन रूल लगाते हैं। पहले हमेशा ये फिल्टर कर लेते हैं कि कोसाइन रूल लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर कोसाइन रूल नहीं लग रहा होता तो फिर हम साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल सिंपल होता है कि उसमें कोई 2 एंगल्स चाहिए होते हैं, उनके सामने वाली साइड्स का पेयर बनाना होता है। इनमें से चारों में से कोई एक चीज़ अननोन हो सकती है, आप वो ढूंढ सकते हैं। सही है। कहीं प्रॉब्लम आएगा अक्यूट और ऑब्ट्यूज का, साइन रूल में ये प्रॉब्लम होता है कि कभी कभार हमें ऑब्ट्यूज आंसर चाहिए होता है, वो अक्यूट आ जाता है, तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना और कोई मसला नहीं है उसमें। सही है। वो यहाँ पे तो बहुत कम ही नजर आएगा। वो ओ लेवल मैथ का एक वो होता है कि ओ लेवल मैथ में जनरली ये हो रहा होता है। सही है जी। ओके। सो ये सारी बातें हो गई ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक आखिरी रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी लिखा हुआ है हाफ ए बी साइन सी। ट्रिग्नोमेट्री वाला एरिया होता है नॉर्मली अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है या आपको परपेंडिकुलर कोई नज़र आ रहा है तो आप सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट भी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, हाफ ए बी साइन सी। और मेरे फिर से इसमें क्या ज़रूरी है कि तुम्हारे पास 2 साइड्स हों और उनके बीच वाला एंगल ज़रूरी है भाई। ये नहीं हो सकता कि तुमने कहा कि सर ये 3 दी हुई है, ये 5 दी हुई है और ये 60 डिग्रीज दिया हुआ है, तो तुम हाफ ए बी साइन सी नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये बीच वाला एंगल तुम्हें पता हो। सही है। ये 60 होना चाहिए, जो भी नंबर होना चाहिए। ओके। जब ये होगा तो आप जो है वो एरिया का फार्मूला भी लगा सकेंगे। कोसाइन रूल भी उसी केस में लग सकता है और एरिया भी उसी केस में निकल सकता है। सही है। अच्छा, ये सारी ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री की बातें याद नहीं है तो प्लीज़ जाके रिवाइज करना। सही है। वैसे तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो रिवाइज हो ही जाएगा। अब यहाँ पे अभी बहुत सारे सवाल नज़र आ रहे हैं। ये सवाल जो है वो मैं एंड में जाके कराऊंगा। सही है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। वो टेक्निकली जो है वो सर्कुलर मेजर के सवाल नहीं है, वो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में ही फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी क्वेश्चन की नेचर ऐसी है इसलिए मैंने उसको सर्कुलर मेजर के साथ इंक्लूड किया हुआ है, जहाँ आपने शो दैट करना है, ट्राइंगल्स बने हुए हैं। और आपने पिछली सारी ट्रिग्नोमेट्री की 5 क्लासेस जो आपने देखी उसमें आपको समझ आया होगा कि भाई वो ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डिफरेंट है। ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री वाला भी पार्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि भाई थोड़ा बहुत पूछा जाता है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये जो सवाल है इसमें टेक्निकली ए लेवल ट्रिग्नोमेट्री का कोई हाथ नहीं है। सही है। इसमें ए लेवल ट्रिग्नोमेट्री कोई आप यूज़ भी नहीं करेंगे। ये नॉर्मल साइन कॉस टैन और कोसाइन रूल साइन रूल वाला सवाल है। सही है। मैं भी करा इसलिए नहीं रहा क्योंकि आज की क्लास में मेरा एक टारगेट है, वो मुझे मीट करना है। सही है। इस चैप्टर को मैं जनरली सर्कुलर मेजर को 3 हिस्सों में पढ़ाता हूँ। तो आज आपको मैं पहला हिस्सा दिखा रहा हूँ, अगली क्लास में दूसरा हिस्सा आएगा, और फिर ये जो शुरू में क्वेश्चन छोड़े दैट्स थर्ड पार्ट। सही है। ओके। अब एरिया, अब सर्कल की जब बात होती है तो जनरली सेक्टर्स में से निकलता है। अपने ओ लेवल मैथ में भी मेंसुरेशन में सेक्टर्स ही पढ़े थे। सही है। सेक्टर का आप ओ लेवल मैथ में फार्मूला सीखते हैं, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता था, और थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर जो है वो आर्क लेंथ का फार्मूला होता था। यहाँ पे जो है फॉर्स कम्प्लीटली चेंज हो गया सब कुछ। आर्क लेंथ का फार्मूला आर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला अचानक से चेंज कैसे हो गए? चेंज इसलिए हो गए कि भाई पहले जो है वो सारे आप ओ लेवल मैथ में थीटा को डिग्रीज में पढ़ते थे, यहाँ पे सारे के सारे रेडियंस में सवाल होंगे। जब रेडियंस में सवाल, रेडियंस में एंगल यूज करना है तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। सही है। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या डिग्री में आ सकते हैं? डिग्री में ऐसा वाला आता है
ये वाला सवाल डिग्रीज में, सही है, ऐसा वाला सवाल डिग्रीज में है, तुम पास्ट पेपर में भी देखोगे। सर्कल्स का सवाल डिग्रीज में तुम्हें नहीं मिलेगा, सही है, और मिलेगा भी तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेडियन में उसको चेंज कर देना, सही है, क्योंकि ये दो फॉर्मूला डिग्री में नहीं चल सकते, आपने अगर डिग्री में लगा दिए तो गलत हो जाएगा सब कुछ, सही है। पहले मैं एरिया वाला फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, क्या कहता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, सही है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, फॉर्मूला शीट में भी लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है आर थीटा, सही है, आर्क लेंथ का नाम क्या है अली, उसका नाम है एस, तो हम कहते हैं एस इक्वल्स टू आर थीटा, सही है। तो उससे क्या होता है, एक नया फॉर्मूला भी बन जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ आर एस, हाफ आर स्क्वायर थीटा था, तो एक आर और एक थीटा को मिला के मैंने एस लिख दिया, कहीं हो सकता है इस्तेमाल भी हो, ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि शायद फॉर्मूला शीट में इसी तरह लिखा होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ आर एस, सही है। ओके, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सेक्टर आपको नजर आ रहा है, कितना एंगल नजर आ रहा है इसमें, 2 पाई/3 रेडियंस नजर आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पाई। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस विल आस्क यू टू लीव पाई एज इट इज, पाई की टर्म्स में आंसर देना होगा, सही है। तो एरिया निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, सही है, कोई सवाल तो नहीं है, बोलो क्या हुआ। डिग्रीज रेडियन की हमने कन्वर्जन सीखी थी, फर्स्ट तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुमने लिखा π/180, तो 2 पाई/3 इक्वल्स टू एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉर्टकट बता दूं तो रेडियंस को डिग्रीज में चेंज करना आसान होता है, खासतौर पे जब ये पाई की टर्म्स दिए होते हैं, तुम सिर्फ पाई की जगह 180 लिख दो, सही है, तो ये खुद ही डिग्रीज में चेंज हो जाएगा, सही है। कैलकुलेटर पे मैंने सिखाया था, अगर वो भूल गए तो फिर वो वीडियो में देख लेना, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अभी कैलकुलेटर यहाँ पे खुला हुआ नहीं होगा, सही है, क्लियर यहाँ तक। सेकेंड से पेरीमीटर, पेरीमीटर किसको कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सही है, अब ये वो लेवल मैथ में सिखाया जाता है, सम ऑफ ऑल साइड, इसमें इलाही अब तुमने केयरफुल रहना है, सही है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है लेकिन सम ऑफ द आउटर बाउंड्री होता है, सिर्फ आउटर बाउंड्री को देखना है, सही है, ये क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस क्वेश्चन में जब मैं अक्सर पेरीमीटर सॉल्व करा रहा होता ना, तो कुछ लोग होते हैं बीच वाली लाइन को ऐड कर देते हैं, तो क्रॉस में जा रही है, तो क्रॉस में जा रही है वो पेरीमीटर नहीं है, वो आउटर बाउंड्री नहीं है, सही है, तो आउटर बाउंड्री को ऐड करना है। अब आउटर बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है, आउटर बाउंड्री में हमने कहा कि आउटर बाउंड्री में एक 8 आ रहा है, ये भी 8 होगा, और एक आर्क लेंथ आ रही है, आर्क लेंथ का नाम क्या है, ए बी, सही है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा, सही है, तो आर की जगह 8 और थीटा की जगह 2 पाई/3, तो ये बन गया 16 + 16 पाई/3। आई एम लीविंग माई आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई क्योंकि क्वेश्चन ने इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ने को कहा है, सही है। रेडियस है ना, सही है, ओ से ए भी रेडियस है और ओ से बी भी रेडियस है। ओके, आगे बढ़े, चले जी, ये शेप आपको नजर आ रहे हैं,
OAB is a sector of a circle with center O and radius 25. The line AB is a chord of the circle. सही है, हमने सर्कल्स के चैप्टर में भी chords देखी थी। मुझे पहले बताओ कि इस शेप का नाम क्या होता है, ये जो शेड हुआ है इसको क्या कहते थे? सर्कल में अगर यूं करके कॉर्ड बना दी जाती है तो ये क्या दो हिस्सों में डिवाइड होता है? एक नाम होता था, सेगमेंट कहते हैं। एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट। तो अभी जो ये शेडेड है ये भी एक सेगमेंट है, सही है, इट्स अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सही, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमेशा जब आप अपने पेपर में सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। पहले आप अपना एक्सप्रेशन इमेजिन करेंगे भाई आपको क्या क्या करना है। जाहिर सी बात है डायरेक्ट इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता, क्या कैसे निकालेंगे बताओ? व्हाट टू थिंग्स शुड आई सब्ट्रैक्ट? क्या दो चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी तो आंसर आएगा? अनशेडेड क्या है, क्या शेप है? ट्राइंगल है, सही है। और पूरा बड़ा शेप क्या है? सेक्टर। तो पहले मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वैसे भी एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमें करना है। सही है। अब मेरी आदत ये है कि मैं जनरली इस तरह पहले लिखता हूँ और आपको भी मैं इनकरेज करूंगा कि आप एग्जामिनर के लिए वर्किंग प्रॉपर करें। आपने हैपहैज़र्ड वर्किंग नहीं करनी कि कोई एक कॉर्नर में आपने मल्टीप्लाई किया है फिर दूसरा निकाला है फिर रैंडमली जाके ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दिया। अगर ऐसे करेंगे आंसर गलत आ रहा होगा तो कोई वर्किंग के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई लॉजिकल मुझे प्रोग्रेस नज़र आना चाहिए कि आपने एक के बाद एक चीज़ कैलकुलेट की है विद फार्मूलाज एंड एवरीथिंग। सही है। मेरी आदत ये है कि मैं इन्हीं के नीचे वर्किंग करता जाता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मुझे पता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। तो हाफ और कितना है यार, स्क्वायर थीटा कितना है, पाई ओवर 8। सही है, ये मैंने लिख दिया, माइनस की साइन लगाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा फार्मूला यूज करूं? उसने कहा भाई आप ए बी साइन सी, वो ए ओ ए बी जो होगा वो 25 ही होगा। हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास इस वाले फॉर्मूले में साइन एंगल के उससे फर्क पड़ेगा रेडियस या वो तुम साइन लगा रहे हो ना, कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए तुम्हारा। सही है, जो सेक्टर के फॉर्मूले उसमें साइन कॉस टेन नहीं आता था ना, तो इसलिए फार्मूला चेंज हो गया था। साइन कॉस टेन आता है तो कैलकुलेटर का मोड चेंज हो जाता है। सही है। सो हाफ ए बी साइन पाई ओवर 8। सही है, माई कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग साइन। देख रहा हूँ मेरे पास कैलकुलेटर अगर खुला हुआ है, आ गया। सही है, मैं कैलकुलेटर पे पूरा एज इट इज टाइप करूंगा। देखिए आप कैलकुलेट वो एग्जैक्ट वैल्यू या नहीं कह रहा, या इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं कह रहा, मैं पूरा का पूरा एज इट इज कैलकुलेटर पे, मुझे कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आंसर गलत आ जाए। मेरे पाई ओवर 8 माइनस, मैंने कोई भी मैं हाँ हाफ आर स्क्वायर थीटा लिखा है ना पहले, तो मैंने हाफ ए बी साइन सी अब लिख रहा हूँ मैं। सही है, कॉमन, अच्छा तुमने कॉमन लिया है, सही है। हाँ 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 हो जाएगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है ना हर दिन। सही है, कैलकुलेटर तो सब खुद ही कर लेगा ना। 3.13 फाइनल आंसर आ रहा है। सही है, तो ये करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखें मार्क्स फॉर्मूला लिखने के नहीं है, फॉर्मूला लिखेंगे बार बार मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। ये लिखने के मार्क्स होते हैं, ये मेथड का मार्क नज़र आ रहा है। और एक और मेथड का मार्क का है, ये मैंने आपको बताया कि मैं किन दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सही है, तो आपने भी इसी तरह अपने मार्क्स को सोचना है कि भाई मैंने ऐसी वर्किंग की है कि मुझे सारे मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते।
ओके जैसे अक्सर क्वाड्रेटिक आती है, आप कैलकुलेटर लिख के डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, एग्जाम में ऐसे करते हैं। एग्जाम में देखो, ये बात मैं जनरली एंड में पास पेपर्स कहते हुए बताता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन टू सिचुएशन भी जज करना होता है। भैया मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आपकी जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सही है, तो आप इतना लिखें, सही है, के बाद कैलकुलेटर पे ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप ओरिजिनल जो अपने पोलिनोमियल से करते हैं वो करें और आंसर लिखते हैं। इतनी वर्किंग नज़र आनी चाहिए मुझे, सही है, ताकि मेथड का मार्क मिलना हो तो मिल जाए भाई। मार्किंग स्कीम में कई मेथड के मार्क्स हैं, कहीं नहीं भी हैं, सही है। अब रिसेंट जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, उसमें एग्जामिनर अक्सर कह देता है बाय यूजिंग योर रिजल्ट टू पार्ट 1 या लीव योर आंसर इन सर्ट फॉर्म, समथिंग लाइक दैट। तो फिर वहाँ पे जो है ना वर्किंग दिखाना ज़रूरी हो गई है, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैलकुलेटर्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद ही कैलकुलेट। अभी जब मैं तुम्हें S1 पढ़ाऊंगा तो भी तुम्हें नज़र आएगा कि मैं आधी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कैलकुलेटर पे फ़ौरन निकाल लूँगा, सही है। फिर एग्जामिनर उधर भी कहने लगा है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, तो फिर आपने वर्किंग शो कर, सही है भाई। यहाँ तक कोई सवाल, आगे बढ़े। यहाँ पे ए नहीं मार्क हुआ हुआ ना, ये ए है, सही, वो क्रॉप हो गया। भाई इन द डायग्राम BD इज द आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, एक सेंटर C है, हमेशा अपने सेंटर को पहले प्लीज मार्क कर लिया करें। अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें दो दो सेंटर एक साथ होंगे, सही है। एंगल BCD is equals to 2 pi over 3 radians. AB and AD are tangents to the circles at B and D, सही, tangents बनी हुई है। ये सर्कल प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं, ओ लेवल मैथ में क्या सीखते थे कि जब टेंजेंट और रेडियस मीट होता है तो 90 डिग्री बनता है ना, ये वही वाली प्रॉपर्टी। अब 90 डिग्री मार्क हुआ है, अगर ये नहीं भी मार्क हुआ होता और मैं टेंजेंट का वर्ड पढ़ता तो मुझे पहले ये क्लिक होना चाहिए भाई, सही। ये प्रॉपर्टीज सारी अज्यूम्ड होती हैं, जो जो आपने ओ लेवल मैथ में पढ़ा है सारा अज्यूम्ड है कि आपको आता है पहले से, सही है। तो एग्जामिनर भी यही अज्यूम करके चल रहा होता है, वो ओ लेवल मैथ की कोई भी चीज़ उठा के यहाँ पे मिला देगा। आगे मैंने उस दिन भी बताया आपको, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस भी आएगा, वो भी एक सवाल में, डिफरेंशिएशन के सवाल में, ओके। पहला पार्ट है शो दैट AB इक्वल्स टू 20√3 सेंटीमीटर्स। पहले मुझे बताओ कि ये ABCD कैसा शेप है। काइट बनी हुई है भाई, है ना, ओ लेवल मैथ में हमने काइट भी पढ़ी है, सही है। काइट के बारे में और क्या पढ़ा है, क्या कर सकते हैं काइट को, एरिया निकालने को, तो कैसे एरिया निकालोगे वैसे, अभी क्वेश्चन में तो बाद में पूछा है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरिया निकालना हो। दो ट्राइंगल में ब्रेक करते हैं, अब्दुल वदूद बता रहे हैं हमें, कैसे ब्रेक करूँ, यहाँ से ब्रेक कर दूँ मैं, सही है। वैसे तो दूसरे से भी ब्रेक कर सकता हूँ, बट यहाँ से ब्रेक करने का फ़ायदा मुझे क्या है कि वो दो राइट ट्राइंगल्स में ब्रेक होता है। तो हमेशा काइट को तो वैसे ऐसे ही स्प्लिट करना है, दो अलग अलग ट्राइंगल्स में ब्रेक कर लिया, सही। ये पूरा एंगल अगर 2 पाई/3 था तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई/6 या 1 पाई/3 कह दूँ, सही है। 2 पाई/3 है तो स्प्लिट हो गया 1 पाई/3 और 1 पाई/3। अब देखो राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, साइन कॉस टैन लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। AB को प्रूव करना है, ऑपोजिट प्रूव करनी है, और क्या मेरे पास है, एडजेसेंट है। क्या यूज करूं, साइन कॉस या टैन, टैन यूज होना चाहिए। tan π/3 इक्वल्स टू AB/20, सही है, याद है सबको, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ओके। tan π/3 मेरा कैलकुलेटर रेडियंस में है, मैंने कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट किया tan π/3, सही है। वैसे तो अभी एक चीज़ मैंने नहीं की वहाँ पे, या मेरा कैलकुलेटर उसमें सेट हुआ है शायद, tan इनवर्स ले लिया, सही। √3 आ रहा है, सही है। वैसे तो डायरेक्ट मैं
20 tan π/3 करता, फिर मैं कहता कि वो √3 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 20√3। सही है, साइन कॉस टैन लगाया मैंने, तो ये सिंपल सा एक प्रूफ आ गया मेरे पास। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कहता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कहता हूँ, शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 400√3 माइनस π/3। सही, तो हम पहले ये सोचेंगे कि भाई हमारे एरिया का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, बताओ एरिया ऑफ शेडेड आपके हिसाब से कैसे निकालना चाहिए, किन दो चीज़ों को फिर से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए या ऐड करना चाहिए। एरिया ऑफ काइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो कोई बात समझ आती है, ये पूरा बड़ा शेप निकाला, उसमें से अनशेडेड वाला पार्ट, ये तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट शेडेड है भाई, दैट्स द पार्ट दैट्स शेडेड, शायद बुक में नहीं नजर आ, सही है, तो ये वाला पार्ट शेडेड है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, तो मैंने पूरा एरिया निकाला और फिर उसमें से सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एरिया ऑफ काइट, अभी अब्दुल वदूद ने मैं बताया था कि दो ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि भाई मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। और एरिया ऑफ सेक्टर का तो मैं फॉर्मूला लगा दूं, हाफ आर स्क्वायर, थीटा कितना लूंगा, 1 पाई या 2 पाई/3, 2 पाई/3, पूरा सेक्टर निकाल रहा हूँ ना मैं, सही है, मैं पूरी काइट निकाल रहा हूँ और उसमें से पूरा सेक्टर माइनस करूंगा मैं। ओके, तो इसका एंगल है 2 पाई/3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता दो मुझे, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, हाफ ए बी साइन सी या हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट राइट ट्राइंगल में तो आराम से लगा सकते हैं ना, एक बेस नजर आ रही है, हाइट नजर आ रही है, बेस 20 है और हाइट कितनी है, अभी आपने निकाली 20√3। सही है, अब वैसे ये कैंसिल हो रहा है तो मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूँ, ये बन रहा है 400 π/3। सही, अब शो करना है ना, मुझे नजर आ रहा है कि रूट्स को रूट से रहने देना है, तो मैं पूरा एक साथ कैलकुलेटर पे लिखूंगा, कैलकुलेटर शायद डेसिमल कर देगा उसको, कैलकुलेटर जो है वो एक ही उसमें रूट और पाए दोनों साथ नहीं दिखा पाता, तो ये करना मुझे मैन्युअली पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस दैट यू सी नाउ आर अबाउट सॉल्विंग मैन्युअली ओनली, तो आपको मैनुअल थोड़ी सी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये बन गया 400√3 माइनस 400 π/3। 400 कॉमन ले लूँ तो प्रूव आ जाएगा भाई। सही है, पार्ट सी बताओ, आई थिंक दूसरे पेज पे स्पेस है आप लोगों के लिए थोड़ी सी। पार्ट सी बताओ, अभी मुझे डायग्राम सामने चाहिए इसलिए मैं इसी स्पेस में सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट करना है, उसने कहा पेरीमीटर, फिर से गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई एंड √3। सही है, आपने जो है वो आंसर फिर से पाई और √3 में छोड़ना है। अब बताओ पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। सही है, तो लिख लो पहले आर्क लेंथ कौन सी, BD प्लस AB प्लस AD। हमेशा लिख के बताओ पहले एग्जामिनर को कि क्या क्या ऐड करना है आपको। आर्क लेंथ बताओ BD, कैसे निकालोगे, r थीटा
सो 20 इंटू 2 पाई/3 प्लस ए बी कितनी है 20√3, ए डी कितनी है 20√3। सही है। तो ये हो गया 40 पाई/3 प्लस 40√3। ओके, तो इस तरह के होते हैं ये। अब ये अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाला मैंने एक पास्ट पेपर का आपको सवाल दिखाया, सही है, आगे जाके और चैलेंजिंग होता जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? बेसिक आइडिया सबको समझ आ रहा है कि अब मैं बेसिकली ओ लेवल मैथ का मेंसुरेशन हमने लिया है और उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, सही है। अभी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आगे देखें सवाल। सही है, आज की क्लास में मैं आपको यही वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें नंबर्स हैं। सही है, अगली क्लास में हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें आर अपनी जगह पे रह जाएगा, आर की वैल्यू नहीं दी हुई होगी, वो कहेगा आर और थीटा में एक्सप्रेस करो। सही, अभी मैं दिखा भी देता हूँ सवाल जो मैं स्किप करूंगा आई थिंक। सही, what I want you to do first is I want you to try example 8 on your own. आपने ये खुद करके देखना है। और क्या हो गया अली? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला शीट में होते हैं।
क्या हुआ भाई, तुम इतनी टेंशन में क्यों? खैरियत है? हो गया? नहीं हुआ तो चलो मैं कर रहा हूँ सॉल्व। वैसा ही सवाल है, शेप वैसे ही नजर आ रहा है ना, काइट है, सही है। उसने कहा था डायग्राम है सेंटर ओ, मैंने कहा सेंटर हमेशा मार्क कर लिया करो ताकि पता चले कि भाई कहाँ से सेक्टर बन रहा है। The points P and Q lie on this and arc length is 9. Arc length दी हुई है, the tangents to the circle at P and Q meet at the point T. तो हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस मीट कर रहे हैं, तो भाई ये 90 डिग्री बना रहे होंगे नेसेसरीली, हमें पता है। एंगल पी ओ क्यू इन रेडियंस, भाई एंगल पी ओ क्यू इन रेडियंस, तो मैंने कहा आर्क लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो थीटा भी आ जाएगा। आर्क लेंथ का फार्मूला लगाया, आर्क लेंथ का क्या फार्मूला होता है, ऊपर लिखा है मैंने आर थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, तो ये 9 हो गया 5 थीटा, तो थीटा कितना आ गया 1.8। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 1.8 हो गया भाई, एंगल पी ओ क्यू इन रेडियंस आ गया। द लेंथ पी टी, इसको फाइंड करना है, तो मैंने कहा इसको स्प्लिट कर लो दोबारा से, स्प्लिट करोगे। अब ये बात याद रखें कि आपको एग्जाम में भी इसी तरह अपने डायग्राम के ऊपर पेंसिल से काम करना है। जब तक ये लाइंस खुद से नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आगे तो और मुश्किल सवाल भी हैं बहुत सारे, एंड यू विल सी दैट इन द होमवर्क क्वेश्चंस एज वेल। सही है, तो ये 0.9 का हो जाएगा। फिर से मैंने सोचा कि मुझे ऑपोजिट ढूंढनी है, मुझे एडजेसेंट पता है क्योंकि ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो मैंने कहा फिर से अब क्या यूज़ करो, फिर से tan यूज़ करो, tan 0.9 इक्वल्स टू पी टी ओवर 5 tan 0.9। कैलकुलेटर पे गया, सही है। यहाँ पे बस एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा 6.3 आ रहा है एंड आई एम फाइन विद दैट, 6.30 बन रहा है टेक्निकली। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन में बीच में कहीं कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपको पता है आप पीटी आगे भी जाके कहीं यूज़ हो सकता है ना, सही है, तो हमेशा थोड़े से ज़्यादा डेसिमल्स देखें। ओके, 3008 बनना चाहिए वैसे, सही है। मैंने कहा ये राउंड ऑफ किस पे हो जाएगा 6.30 पे हो जाएगा। आगे कहीं यूज़ करना होगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 3008 वाला यूज़ कर रहा हूँ, सही है। ये हो गया पार्ट 2। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि पाई और √3 में आंसर दो, यहाँ तक है भाई सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब फाइनल आंसर अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट, वरना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ होना चाहिए। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिर से वैसे ही शेडेड रीजन है जो पहले हमने देखा था, सही है। क्या हो जाएगा, फिर से क्या कहेंगे, एरिया ऑफ काइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, फिर से सही है। एरिया ऑफ काइट क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी हाफ नहीं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया का सेक्टर है हाफ और स्क्वायर, 5 स्क्वायर
इंटू 1.8, ये लिख लिया मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हाफ बेस इंटू हाइट कहेंगे आप, क्योंकि फिर से राइट ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो हाफ बेस 5 और हाइट 6.3008। सही है, पूरा कैलकुलेटर में एक साथ लिखा हमने और हमने आंसर दे दिया। फिर 5 इंटू 6.3008, 2 और हाफ कैंसिल हो गया आपस में, -12.5 इंटू 1.8। मेरा आंसर आ रहा है 9.004। सही है, राउंड ऑफ टू 9.00। ऐसा ही है, क्लियर? तो इस तरह के सवाल, अभी मैंने बेसिक सवाल मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन है, पास पेपर का ही, बहुत पुराना है, तो आपको अभी भी बेसिक लगेगा। सही है, अभी मैं एक दो और आपको मुश्किल दिखाऊंगा। लेट मी सी हाउ मच टाइम वी हैव। एक तो मुश्किल दिखाने ही होगा। सही है, अभी मैंने बीच में एक सवाल छोड़ा हुआ भी है, बाद में देख लेंगे। इट्स गोइंग टू प्रॉब्ली कम अप इन द होमवर्क अगेन। सही है, ये वो सवाल है जो मुझे नेक्स्ट क्लास में कराना है। देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द एरिया इज गिवन बाय हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कोई नंबर नहीं है इसमें, सिर्फ वेरिएबल है। सही है, वो भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको मुश्किल सवाल दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप आ जाए मेरे साथ। होमवर्क का एक सवाल है। ये वाला पेज नंबर है 66। सही है, पेज 66 सही है भाई। कितने मार्क्स का सवाल है ये? 8। हमें लगेंगे 10-12 मिनट लगेंगे, यही प्रॉब्ली आज की क्लास में यही क्वेश्चन हो पाएगा। और ये मुश्किल सवाल मुझे आपको दिखाना है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं। सही है, फिर नेक्स्ट क्लास में बात की देखते हैं। क्या कहते हैं, द डायग्राम शोज अ सर्कल C1 टचिंग सर्कल C2 एट अ पॉइंट X। सर्कल C1 हैज सेंटर A, एक सेंटर यहाँ पे, एंड क्या है, क्या, and radius 6 centimeters, and circle C2 has center B and radius 10 centimeters। दोनों के सेंटर और रेडियस दिए हुए हैं आपको। सही है, पॉइंट D and E lie on the circumference of the circle C1 and C2 respectively, and DE is parallel to AB। सही है, वो एक ट्रेपेजियम बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। Angle DAX is that and angle EBX is that by considering the perpendicular distances of D and E from A and B, show that the exact value of theta is sine inverse of 3√3/10। सही है, 3 मार्क्स का सवाल मैंने आपसे भी पूछा। कुछ समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उसने क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया। वैसे क्या हिंट दिया उसने? बाय कंसिडरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम डी एंड डी, यानी डी एंड डी से आपको क्या करने चाहिए, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए और ऐसे ही परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए। जब भी आप कोई ऐसा ड्रॉप करें और कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको नाम भी दे दिया करें। सही, मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया ताकि मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई नाम हो उनको क्लासीफाई करने के लिए। अब मैं बार बार एक्स और वाई यूज़ करता रहूँगा ना, वो कन्फ्यूजिंग होता जाएगा हमारे लिए। बाय कंसिडरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, उसने इस एंगल को निकालने को कहा है और कहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि 3√3/10 आता है। सही, अब ये क्यों कहा है उसने? व्हाट डू यू नो अबाउट दीज टू? बराबर होंगे दोनों, पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो बराबर ही होना चाहिए। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंसेस बराबर रहते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस मीट नहीं करती। तो क्या अर्जुन तुम किसी तरह ये वाला डिस्टेंस मुझे निकाल के बता सकते हो? सही है, तुम कह रहे हो कि राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री लगाएं सर, और क्या यूज़ करें? आपने कहा कि राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन यूज़ करें।
आपने कहा साइन 1/3 पाई इक्वल्स टू डी पी ओवर 6, सही है। 6 साइन 1/3 पाई इक्वल्स टू डी पी, सही है। कैलकुलेटर पे लगाएं 6 साइन 1/3 पाई, तो ये बनेगा मेरे ख्याल से 3√3, सही है। मैंने कैलकुलेटर पे लगाया। अब फायदा क्या हुआ, अर्दिल ने हमें बताया था कि डीपी और EQ बराबर होने चाहिए, तो ये भी आ गया 3√3, ऐसा ही हुआ। अब शो करने के लिए क्या करूं भाई, अब इस ट्राइंगल में आके दोबारा साइन लगाएं सर, क्योंकि आपको थीटा निकालना है। आपके पास ऑपोजिट है और आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो आपने कहा साइन थीटा इक्वल्स टू 3√3/10, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3√3/10। शो करना था ना सिर्फ, शो मैंने कर दिया आपके लिए, सही है। तो मुश्किल सवाल था स्टार्ट करने के लिए, अभी आगे और भी मुश्किल है, और वो आपने सोच के मुझे बताना। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है 5 मार्क्स के लिए। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में एक मिनट मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें डायग्राम भी साथ साथ नजर आए। पेरीमीटर में तुम बता रहे हो एक आर्क लेंथ यूज करनी है, कौन सी वाली, नाम बताओ उसका, कौन से लेटर्स, EX, तुम कह रहे हो आर्क EX में लिख देता हूँ, और आर्क DX, सही है, गुड, और D यूज करनी। क्या आर्क लेंथ EX निकाली जा सकती है आर थीटा से, उसका रेडियस कितना है 10, और उसका थीटा कितना है, ये वाला थीटा कितना है, अभी निकाला है। वो एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम डेसिमल में जाके लिख लेते हैं, उसने कहा भी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर दो, है ना। ये कितना निकल रहा है भाई बता दो, 5464, सही है भाई, सबको यहां तक बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्क DX, उसका भी रेडियस पता है, उसका भी एंगल पता है, अब D नहीं पता भाई। असल सवाल तो यही है कि D कैसे निकालूं। किसको निकालेंगे, AP निकालेंगे, गुड, BQ निकालेंगे, किन दो को, किसको माइनस करो, 16 में से माइनस कर देंगे फर्स्ट, क्योंकि A से लेके B तक पूरा कितना है 16, ये 6 है और बाकी 10 है, क्योंकि दोनों रेडियस है, सही है। अब तुम ये निकालोगे कैसे, राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री से, जिस तरह तुमने साइन यूज किया, अब तुम कॉस या टैन जो भी या पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहते हो वो यूज कर लो, सही है। इन एनी केस यू आर राइट कि भाई ये सब काम करेंगे तो हमारे पास जो है वो आगे बढ़ेगा सवाल, सही है। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए बर्दिल, मुझे पता है इस DE के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस होनी है ना, तो मैंने साइड पे DE की वर्किंग करना शुरू की। वहेगा ये हो जाएगा 16 माइनस AP माइनस BQ, सही है। मैं AP निकाल लेता हूँ। AP के लिए आप लोगों ने मुझे कहा कि सर ट्राइंगल यूज करें, मुझे नजर आ रहा है मैं कॉस यूज कर सकता हूँ, तो कॉस π/3 इक्वल्स टू AP ओवर 6, तो AP मेरे ख्याल से 6 cos π/3 करेंगे, तो AP आ जाता है 2 3 3 आ रहा है ना, सही है। फिर BQ निकालने के लिए फिर से cos यूज करेंगे, अब कौन सा एंगल, 0.5464 ओवर 10। अब इनमें गलतियां कहाँ हो रही होती हैं, हम कभी एंगल गलत यूज कर लेते हैं, कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती कर देते हैं, तो उनका ख्याल रखना है आपने, सिर्फ ये नहीं कि एक्सप्रेशन सही बना के आगे सारी गलतियां होती जाए। 8.54,
सही है, तो डी कितना बन गया हमारा? डी बन गया है 16 माइनस 3 माइनस 8.544। पूरा बता रहे हो? पूरा बता दो एक साथ। मैंने कैलकुलेशन सारी दिखा दी, अब मैं पूरा बता सकता हूँ एक साथ, क्योंकि आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे चाहिए। 16.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सवाल ये है। आंसर 16.20 है ना? 16.203 आ रहा है वो राउंड अप। सही है, सही। अब इलाही मैंने अगर इतनी वर्किंग की तो मुझे मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। ये नहीं होता कि हर स्टेप की आपने, अब ये यहाँ पे कुछ लोगों की आदत होती है वो हर स्टेप को अलग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डेसिमल को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा राउंडिंग ऑफ करोगे तो भी एरर आएगा। मैं जितनी कम राउंडिंग ऑफ कर सकता था मैंने की है। ओके, सही है ना? तो ये मैंने मुश्किल सवाल अभी आपको दिखाया है। ऐसे आप अभी होमवर्क के क्वेश्चंस में देखेंगे तो और भी मुश्किल सवाल है, सही है। लेकिन अभी मैंने आपको चैप्टर पूरा नहीं कराया। मैंने कौन से सवाल आपको नहीं कराए? वो जिनमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो आर और थीटा की फॉर्म में क्या आ रहा है, सही है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये एक बात जो सिलेबस में मैंने नोटिस की है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन द रिसेंट पास्ट पेपर्स सर्कुलर मेजर के क्वेश्चन ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा टफ होते गए, है यही सब, लेकिन उनमें कैलकुलेशंस बहुत टफ होती गई हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन 11, काफ़ी मुश्किल सवाल है, सही है। हाँ, 360 रोटेट करने वाला इसमें नहीं था, वो सर्कल्स के साथ कंबाइन हुआ था, लेकिन उसमें भी एरिया वगैरह कुछ करना था, सही है। वो अभी इंटीग्रेशन में तुम्हें नजर आएगा, वो जो तुम बात कर रहे हो 360 वाले होते हैं। हाँ, वो उसमें 2-3 टॉपिक्स एक साथ मर्ज हुए थे, सही है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा तंग करेगा, ये बहुत मुश्किल है, सही है। ये भी करके देखिएगा, और ये तो शायद ही हो, सही है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके, तो आपको लगेगा कि भाई टॉपिक आसान सा था, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इस टॉपिक में और कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, बस इतना ही है जितने मैंने फार्मूलाज पढ़ा दिए। प्रूफ्स अभी मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसमें भी मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, और वही अलजेब्रा है और वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे करके दिखाने। अब वो शेडेड एरियाज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते गए इन द रिसेंट पास्ट पेपर्स। एक जगह वो हेक्सागोन बना हुआ आ गया, उसको कट करना था ट्राइंगल्स के अंदर, फिर एरिया निकालने थे और आर्क लेंथ निकालनी थी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो प्रैक्टिस इज की, सही है। उसमें कोई और मैं आपको फार्मूला नहीं बता सकूंगा, आपको नजर आएगा कि फार्मूला तो यही वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। वी विल प्रॉब्ली बी डन बाय दिस बाय सैटरडे। ओके, तो हम जो है वो फिर इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, और फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रह जाएगा, सही है। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.